ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं विद्यापति के काव्य सौंदर्य की। सर्वप्रथम यदि सौंदर्य को समझें तो वास्तव में सौंदर्य जीवन की आत्मा है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे जड़ जंगम प्रकृति है, मानव सृष्टि है, पशु सृष्टि है या ईश्वर की कोई भी रचना है, अपने एक अपूर्व सौंदर्य के साथ विद्यमान है। लेकिन उसके सौंदर्य को समझने के लिए हमें आत्म सौंदर्य की आवश्यकता है। तभी इस सृष्टि में व्याप्त जो सौंदर्य है उसको देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। यदि हम देखें तो सौंदर्य चेतना का एक उज्जवल वरदान है। महादेवी जी सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है। सामंजस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमत्ता पाता हूं, विषमताओं में नहीं। ज्यों-ज्यों हम बाह्य जीवन की विविधताओं में उलझते जाते हैं, त्यों-त्यों इसके मूलगत सौंदर्य को भूलते जाते हैं। तो सौंदर्य एक प्रकार से जीवन की आत्मा है। सौंदर्य ही जीवन है। ये जो संपूर्ण नश्वर संसार है, एक दूसरे के साथ यदि हम समान भाव से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, परोपकार की भावनाओं से युक्त हैं, उदार हृदय हैं, सुंदर गुणों से समन्वित है, तो जो एक व्यक्तित्व का सौंदर्य निखर कर आता है वो मुख की कांति को चौगुना कर देता है। और वास्तविक सौंदर्य यही है। वास्तविक सौंदर्य मानव की आत्मा से जुड़ा होता है। वास्तविक सौंदर्य उसकी उदार भावनाओं में निहित होता है, उसके उत्कृष्ट विचारों में निहित होता है। व्यक्ति की मस्तिष्क में जो सृष्टि के प्रति, ईश्वरीय रचना के प्रति एक सम्मान है, जहां किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, विकार नहीं, कोई दोष नहीं, ऐसी जो बुद्धि है उसमें सौंदर्य की व्याप्ति है। ऐसी बुद्धि, ऐसा मस्तिष्क, ऐसा मन, ऐसा हृदय, ऐसे नेत्र सृष्टि में जिस ओर भी देखते हैं उन्हें सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तो ये जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य इसी की खोज मनुष्य निरंतर करता है, जो भौतिक आडंबरों में प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके लिए आंतरिक गुणों को अनुभूत करना होता है और वो उस आंतरिक सौंदर्य को भूला हुआ होता है। जो आंतरिक सौंदर्य स्थायी है, सत्य है, और वो आंतरिक सौंदर्य परब्रह्म परमात्मा है। उसकी सृष्टि में व्याप्त जो जीवात्मा का ज्ञान है, शक्ति है, और जो एक सम दृष्टि है, उसमें ये सौंदर्य व्याप्त है। तो सौंदर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसका कोई मापदंड नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो एक प्रसिद्ध काव्य शास्त्री हैं पंडित जगन्नाथ रत्नाकर, उन्होंने कहा है कि जो नित्य नवीनता है, जहां नित्य नवीनता व्याप्त है, वहीं पर रमणीयता है, वहीं पर सौंदर्य है। सब बड़े बड़े काव्य शास्त्रियों ने, विद्वानों ने, आलोचकों ने सौंदर्य के अपने अलग अलग गुण, धर्म और मापदंड बताए, लेकिन वह जो सुंदरता है वह वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है, ये व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है। क्योंकि संसार का हर एक मानव, ये संपूर्ण मानव सृष्टि किसी ना किसी वस्तु को देखती तो है और अपने नेत्रों के माध्यम से ही देखती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग है। मथुरा में
जब प्रजा भगवान श्री कृष्ण को देखती है तो श्री कृष्ण का सौंदर्य प्रजा के रक्षक एक तारणहार के रूप में दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। लेकिन जब श्री कृष्ण के उसी दिव्य सौंदर्य को कंस देखता है तो वही दिव्य सौंदर्य रूपी जो मूर्ति है वो उसे काल के रूप में भयभीत करती है। तो यह निश्चित है कि सौंदर्य अपने आप में दिव्य है, देखने वाले की दृष्टि है कि वो उसे किस दृष्टि से देखता है। क्योंकि दिव्य सौंदर्य भय का संचार भी कर रहा होता है। दिव्य सौंदर्य हर ओर अलौकिक छटा को भी बिखेर रहा होता है और दिव्य सौंदर्य दृष्टा की आंखों में बसता है, उसके हृदय में बसता है, उसकी आंतरिक चेतना में बसता है। तो वास्तविकता तो यह है कि सौंदर्य अपने आप में एक व्यापक शब्द है और जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है उसकी अनुभूति वही कर पाता है जिसके पास सहृदयता है। एक कवि प्रकृति के पल्लव पल्लव में सौंदर्य के दर्शन कर लेता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को उसमें सिर्फ पुष्प ही नजर आता है। वो कवि उस पल्लव में अनेकों कल्पनाएं कर लेता है, सृष्टि की कल्पनाएं कर लेता है, लेकिन सामान्य दृष्टि उसको एक सामान्य रूप में देखकर छोड़। तो ये व्यक्ति की अपनी दृष्टि है। सौंदर्य प्रकृति में अलग है, श्रमिक में अलग है, युद्ध आदि सब में सौंदर्य विद्यमान है। हमारी दृष्टि अगर सुंदर है तो हमें चारों ओर सौंदर्य के दर्शन होंगे और हमारी दृष्टि विकृत है तो हमें सौंदर्य सौंदर्य नहीं दिखाई देगा। अस्तु, हिंदी साहित्य जगत में सौंदर्य बोध के रूप में विद्यापति का जो स्थान है वो अद्वितीय है, क्योंकि विद्यापति का जो काव्य है एक प्रेम काव्य है जिसका मूल जो तत्व है वो प्रेरक तत्व प्रेम है और उसका जो प्रेरक है वह यौवन है। यौवन और सौंदर्य दोनों का समन्वित रूप ही प्रेम या रति के रूप में सामने आता है और रति श्रृंगार का स्थायी भाव है। तो विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं, अतः उन्होंने अपने काव्य में रति या कहें कि प्रेम के जो मूल रूप है सौंदर्य उसका उसके संपूर्ण उत्कृष्टता के साथ में निरूपण किया है और सौंदर्य इंद्रियों के माध्यम से अंतर रस में उतरकर उसे प्रेमाभिभूत करता है। अतः सौंदर्य की दो प्रमुख भूमियां दृष्टिगोचर होती हैं, एक है बाहरी और एक है आंतरिक। दोनों का ही चित्रण कवि ने अपने काव्य में किया है, अभिव्यक्त किया है दोनों को कवि ने। और जो उनके काव्य में व्याप्त एक अलौकिक चेतना है वो उसके साथ मंडित होती चलती है। सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति करने वाला प्रत्येक कवि भीतरी और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्य का चित्रण करता है। विद्यापति के काव्य में भी इन दोनों ही रूपों के वर्णन मिलते हैं। यदि हम विद्यापति को देखें तो विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनके लिए इतिहास साहित्य के इतिहास में इनकी गणना आदिकाल के उठकर खाते में करते हैं और विद्यापति की जो तीन प्रमुख रचनाएं हैं विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हट्टभाषा, और जो पदावली है वो मैथिली भाषा में। तो जो सर्वाधिक प्रतिष्ठा कवि को प्राप्त हुई है वो कवि को पदावली से प्राप्त हुई है। जो उनकी पदावली है उसके द्वारा उन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है और
रामचंद्र शुक्ल विद्यापति की पदावली में को ध्यान में रखकर कहते हैं कि पदावली में जो नायक नायिका के श्रृंगार वर्णन है, उनके संबंध में भी वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बता दिया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों। अर्थात विद्यापति क्योंकि श्रृंगारी कवि हैं, ना कि भक्त कवि। अगर उन्हें कोई भक्त कवि की संज्ञा दी जाती है तो वह आध्यात्मिक रंग के चश्मे से उसे देखते हैं, क्योंकि पदावली में अलौकिक जगत के राधा और श्री कृष्ण को आधार बनाकर लौकिक जगत में जो व्याप्त नायक नायिकाओं का प्रेम संबंध है और जो उनकी वयः संधि है, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ये एक विवाद का विषय है कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि है या भक्त कवि है, और इस पर पूर्व में भी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अंततः जो एक निष्कर्ष सामने आता है वो यही आता है कि वो एक भक्त कवि है, और बहुत सारे समालोचक उनको भक्त कवि के रूप में ही देखते हैं। अस्तु इन्हें भक्त कवि कम, श्रृंगारी कवि ज्यादा कहा जाना चाहिए, ये भी बात सामने आई है। तो एक श्रृंगारी कवि होने के कारण विद्यापति के काव्य में जो रूप सौंदर्य है वह अपने अद्भुत स्वरूप के साथ परिलक्षित हुआ है, और जो काव्य सौंदर्य है वो अपने आप में अतुलित बन पड़ा है। काव्य सौंदर्य के रूप में यदि हम देखें तो उनके काव्य में सौंदर्य के एक उत्कृष्ट स्वरूप के वर्णन मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि संस्कृत के कालिदास हुए हैं, महाकवि माह हुए हैं, ऐसे हिंदी साहित्य में विद्यापति हैं। इनके समकालीन कवियों में यदि हम देखें तो चंडीदास हैं, चंद्रवरदाई हैं, और इनके काव्य में भी सौंदर्य की एक अद्वितीय छटा देखने को मिलती है। कालिदास ने जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला के रूप सौंदर्य का एक अद्वितीय वर्णन किया, वहां उन्होंने उनको अनाघ्रात पुष्प कहा है, और एक स्थल पर उन्होंने कह दिया है कि अधरा किसलय रागः कोमल विट पानु कारणो बाहु कुसुम में विलोभनीयम यौवनम अंगेषु संगम। तो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है, और नायक जो है वो उनके रूप सौंदर्य को देखकर अबाक रह जाता है, उसके पास शब्द नहीं होते। इसी प्रकार से नायिका के अपरूप सौंदर्य को देखकर विद्यापति भी स्वयं चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि माधव पेखल अपरूप वाला सैसव जीवन दुह एक भेला, विद्यापति एक तोहे अगे आनी दुह एक जोग एक के एक कह सया। तो इस रूप में हम देखते हैं कि विद्यापति के पदों में प्राकृतिक सौंदर्य, नारी सौंदर्य और रूप सौंदर्य सभी के दर्शन जो हैं होते हैं, और उन्होंने जो सौंदर्य चित्रण किया है उसका एक सूक्ष्म चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रकृति को भी उन्होंने स्थल स्थल पर वर्णित किया है, उसके भी सौंदर्य का वर्णन किया है। विद्यापति के यहाँ जैसे काली रात का होना, बिजली का तड़कना, नायिका का विसार के लिए जाना, और इन सब स्थलों पर अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार विद्यापति की जो पदावली है वो एक श्रृंगारिक रचना के रूप में सामने आती है, और श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन इनके काव्य में प्राप्त हुआ है। और जो नायिका राधा वियोग में संयोग के पलों को याद करती है, तो उस समय के भी जो चित्र हैं वो अत्यधिक दर्शनीय हैं। इनकी पदावली में संयोग पक्ष जो है वो बहुत ही मार्मिक और कलापूर्ण है। तो इस सब दृश्यों को देखकर, उनके वर्णनों का अध्ययन कर ये कहा जा सकता है कि वो सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन कहते हैं कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब श्री कृष्ण में विश्वास और श्रद्धा का अभाव हो। कृष्ण प्रेम की स्थितियों के प्रति जो हमारे लिए इस भवसागर के रोग की दवा है, विश्वास जाता रहे तो भी विद्यापति के गीतों की प्रति
जिनमें श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और प्रेम कभी कम नहीं है। तो यहाँ ग्रीसन ने जो इतनी बड़ी बात कही है, उसके माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि जो कुछ भी असंभव है उसे आप संभव होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि विद्यापति के काव्य में जो श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है वह किसी भी प्रकार से कम हो सके, उसमें लोगों की आस्था घट सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो विद्यापति का जो काव्य है वो इस रूप में अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो विद्यापति के सौंदर्य चित्रण के बाद यदि उनकी भाषागत विशेषताओं को देखें तो विद्यापति की पदावली की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी सरसता है। उसमें जितने भी शब्द आए हैं वे एक ओर तो श्रृंगार की प्रवृत्ति के अनुकूल हैं और दूसरी ओर उनमें ऐसे संदर्भों को उद्घाटित किया गया है जिनमें प्रेमिल स्वभाव को स्पष्ट करने की एक क्षमता विद्यमान है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि पदावली में कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है और जो सौंदर्य चित्रण है वो अपने आप में उत्कृष्ट बन पड़ता है। उनके जो शब्द हैं वो अत्यधिक प्रेममयी है, मतलब कि बहुत ही सरल सहज है कि काव्य की जो भाषा है वो अपने आप में अति उत्कृष्ट होती चली गई है। एक स्थल पर वो कहते हैं, सैसब जौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरणीय चांद कलय परमस। तो यहाँ पर जो उनकी शब्दावली का प्रयोग है वो बहुत ही सरस है, सौम्य है और जो उनकी पदावली का जो ये शब्द गुंथन है बहुत ही सहज है। बड़े ही काव्यात्मक ढंग से यहाँ पर एक सौंदर्य का दिग्दर्शन किया गया है, निहारा गया है। और विद्यापति की जो पदावली की भाषा की जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि इसका पद विन्यास, वर्ण मैत्री, शब्द चयन सब कुछ अत्यधिक अनुपम बन पड़ा है। इसकी भाषा में तत्कालीन लोक भाषा का स्वरूप परिलक्षित होता है। शब्द इतने अधिक कोमल हैं कि मधुरता के साथ साथ सुकुमारता, स्निग्धता उनमें आ गई है। एक स्थल पर वो कहते हैं, ससन परस खसु अंबर रे, रेखन धनि दे, नव जल धर तर संचर रे, जने बुजुरी रे। इसी प्रकार से उनकी जो पदावली है उसमें हमें वर्ण मैत्री देखने के लिए मिलती है, नाद सौंदर्य गूंजता हुआ दिखाई देता है और भाषा में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया गया है जिसमें एक नादात्मकता देखने के लिए मिलती है, जैसे बाजत दृग गोद्रिम द्रिमया, नटति कलादति मात श्याम सब, कर ताल प्रबंधक धनिया, डम डम डफ डिमिक डिम मादल, रुन जुन मजीर बोल। तो ये जो इनकी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में एक नादात्मकता विद्यमान है। इसी प्रकार से ध्वन्यात्मकता इन सब में स्पष्ट हो रही है और ये उनकी पदावली की एक विशिष्टता है। और इसी के साथ साथ एक मधुर गूंज जो कि कोमल कांत स्वरूप के साथ निहित है, उसे भी हम भुला नहीं सकते, जो उनके काव्य में, उनकी पदावलियों में देखने के लिए मिलती है कि रिपुपति राति रसकी रजराज, रसमय रास भस सम्माज, रसमति रमीन घतन बनिराही, रास रसिक सहरस अवगाही। ये पीन पयोधर सुमेरु पर्वत ही नहीं है, बल्कि बिना नाल के प्रफुल्ल कमल है। कहीं सुरक्षा के लिए जाएं, इसलिए मणिमय हार सुरसरी की धार बनकर उनको सींचता रहता है। तो यहाँ पर जो एक सौंदर्य चित्रण कवि ने किया है वो अपने आप में अत्यधिक सुंदर है। मतलब इसको जो पद में कहा है उन्होंने ये इस तरीके से कहा है कि पीन पयोधर दूबरी गता, मेरु उपजल कतक लता, एक आनहु तोरी दोहाई, अति अपरूप देखली साई। तो यहाँ पर उनके सौंदर्य का एक मतलब कि जो नायिका है उसके रूप सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है।
तो विद्यापति का जो मतलब कि रूप सौंदर्य है या सौंदर्य दर्शन है वो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। उन्होंने उन्हें कनक शुभ तक कह दिया है। कनक शुभ भी ऐसे हैं जो सुरसरी की धारा से पूजित हैं। तो चाहे प्रेम का प्रसंग हो, मिलन का प्रसंग हो, विरह का प्रसंग हो या अभिसार का प्रसंग हो, हर ओर विद्यापति ने जो नारी के स्वरूप का चित्रण किया है उसको प्रथमतः प्राथमिकता प्रदान की है। और कृष्ण के आकर्षण और प्रेम का जो नारी सौंदर्य है वही यही केंद्र बिंदु है। मथुरा जाते समय भी कृष्ण उन्हें साक्षी बनाकर लौट आने का वचन दे गए थे। इसी से राधा जी कृष्ण की वापसी के संबंध में आश्वस्त रहती हैं और कहती हैं कि कुछ जुग शंभु परसी कर बोलनी ते पर तीति मोहि भोला। तो यहाँ पर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने भी एक बात सही कही है कि विद्यापति का जो मुख का वर्णन है उसके बाद अधर, कंठ और चिबुक की बात छोड़कर वह सीधे वक्षस्थल का वर्णन करने लगते हैं। तो मानो उनकी उपमाएं उनके पास अत्यधिक बेजोड़ हैं और कितने प्रकार की उपमाओं के साथ उन्होंने नारी सौंदर्य के नाक्षिक वर्णन के मध्य जो वक्षस्थल सौंदर्य वर्णन है उसको अभिव्यक्त किया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो विद्यापति के सौंदर्य वर्णन में जो नाक्षिक वर्णन है उसमें भी जो विद्यापति का सौंदर्य चित्रण है वो अपने आप में एक आकर्षक और उनके लिए एक निर्बल पक्ष के रूप में सामने आता है। तो इस रूप में जो विद्यापति का काव्य सौंदर्य है और जो उनके काव्य की भाषा है वो अत्यधिक स्पष्ट है और स्थल स्थल पर उस सौंदर्य का वर्णन हमें प्राप्त होता है उनके काव्य में। तो इस प्रकार विद्यापति नायिका के रूप सौंदर्य के एक अद्भुत चितेरे हैं और रूप सौंदर्य का वर्णन करने में वो कभी भी कहीं पर भी आघाते नहीं है। उनकी एक अगाध सौंदर्य दृष्टि नायिका के सौंदर्य की तलाश में विविध रूपों को ढूंढ ढूंढ कर ले आती है और हर रूप में वो नायिका के सौंदर्य को देखकर उसके मन में उमंगों का संचार और सुखद अनुभूति को अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। एक स्तर पर वो कहते भी हैं कि कामिनी करर सनाने हेरी तही हृदय हनये पंचभावे चिकुर गरय जलधारा जनि मुख ससी डर होए अंधारा। तो इस प्रकार जो सौंदर्य वर्णन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण है और नायक के भी रूप सौंदर्य का वर्णन हालांकि उन्होंने किया है पर वो उतनी गहराई में जाकर नहीं किया है जितना कि नारी सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। तो विद्यापति के सौंदर्य वर्णन की जो खूबी है वह यह है कि कवियों ने नक्षिक वर्णन से अलग उस पराकाष्ठा को नहीं छुआ जो जिस पराकाष्ठा को विद्यापति ने छुआ है और यहाँ पर दोनों जो है वो मिलकर एक हो जाते हैं। नायिका नायक की सुंदरता को अपनी सखियों के साथ बताते हुए एक जगह कहती है कि की कहब हे सखी कानक रूप केपति आयत सपन स्वरूप अभिनव जलधर सुंदर देह पीत बसन पर दाम दे। तो उनका जो सौंदर्य वर्णन है वो अतुलित है और जितना वो उसके लिए कहा जाए वो कम है। तो विद्यापति की दृष्टि भले ही सर्वप्रथम नायिका के स्वरूप पर जाकर टिक जाती है लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो प्रेम सौंदर्य है वो कवि के होने के साथ साथ अपने समय के सामंती व्यवस्था समाज में फैली बुराइयों विडंबनाओं आदि को भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने अपने पदों में चित्रित किया है। और विद्यापति ने समाज में व्याप्त किसी भी परंपरा का विरोध नहीं किया। वह शैव भक्त होते हुए भी श्री राधा और कृष्ण के माध्यम से एक मर्यादित स्त्री पुरुष को अपने काव्य का विषय बनाते हैं और उनके रूप सौंदर्य का चित्रण करते हैं। तो विद्यापति का जो सौंदर्य है उसे बताते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि विद्यापति सौंदर्य के दृष्टा भी जबरदस्त थे और सौंदर्य में तन्मय हो जाने की शक्ति भी उनमें अलग है। अस्तु ये कह सकते हैं कि विद्यापति का सौंदर्य चित्रण सर्वश्रेष्ठ है और सर्वसम्मानित। धन्यवाद।